Hello everybody, my name is Nandita. Welcome to my YouTube channel Simplify SSC with Nandita. आज हम द पंडित का जो फर्स्ट लाइव मॉक आया है CGL 2026 CHSL 2026 टीयर 1 के लिए, आज हम उसके मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू शेयर कि मेरी फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो है। मैंने आज तक लाइफ में कभी यूट्यूब वीडियो नहीं बनाई है एंड विच इज़ वाई मैंने वीडियो पहले रिकॉर्ड की थी एंड पता चला कि उसमें साउंड नहीं रिकॉर्ड हुई एंड कुछ दिक्कत हो गई थी। तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वंस अगेन एंड आई एम अ मैथ्स ऑनर्स ग्रेजुएट एंड दिस 2025 का जो मेंस था वो मेरा सेकंड मेंस था SSC CGL में, सेकंड ही अटेम्प्ट था एंड मेरा मैथ्स का स्कोर 2024 में भी अच्छा था, 25 में भी अच्छा था, प्री में भी अच्छा था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई लव मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड आई थिंक आई एम गुड एट टीचिंग। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मुझे अपनी नॉलेज जो है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, किस तरह से मॉक के अंदर क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो शेयर करना चाहिए। तो आज स्टार्ट करी हूँ मैं अपनी फर्स्ट एवर वीडियो से, जिसके अंदर हम द पंडित्स का फर्स्ट मॉक जो आया है उसके हम मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, मैंने हर क्वेश्चन के साथ ना इस तरह से एक एक्स्ट्रा स्लाइड लगाई है ताकि मैं आपको साथ में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती जाऊँगी जो भी होगा। यू कैन सी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्लाइड थी, इस क्वेश्चन के लिए भी है एक। तो हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे उसके पीछे का, ताकि अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट है, अगर आपने अभी भी लेट्स से जस्ट अभी रिसेंटली सिलेबस कंप्लीट किया है तो आपकी एक अच्छे से रिविजन हो जाएगी। अगर आप एक रिपीटर भी है तो भी आप इसको मैक्स टू मैक्स 1.5x पे सॉल्व कर सकते, देख सकते हैं वीडियो को। तो आपकी जो एक अच्छी रिविजन हो जाएगी। आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट्स में पूछ लें एंड अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है रिगार्डिंग वीडियो की, मैंने कैसा समझाया, स्पीड स्लो थी, फास्ट थी, मैंने कम समझाया, ज़्यादा समझाया, जिस भी तरह का फीडबैक हो प्लीज़ मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप फीडबैक दोगे तो मेरी अगली वीडियो आई एम श्योर इससे बेटर होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं करवाऊँ उनका तरीका, मेरा समझाने का तरीका समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स, टेलीग्राम ऑफ कोर्स, प्लीज़ डू शेयर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात कि जब भी हमें मॉक करना है ना, हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आप मैथ सेक्शन पे पहुंचे तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू स्क्वीज आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस इन मिनिमम टाइम। मीन्स अगर आपने मैथ्स का सेक्शन खोला एंड आपने अलॉट किया, लेट से यूजुअली आपको GRM 5, 10, 15, 20 मिनट सिखाए जाते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि आपको मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है। आज मैंने सोचा इससे स्टार्ट करते हैं बिकॉज मैथ्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा अपनी पसंद की चीज़ से फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पहले, अगर आपने 25 मिनट मैथ्स के लिए अलॉट किए हैं तो आपको पहले 10 से 12 मिनट में वो सारे चेहरे पिक करके, एक होता है ना लो हैंगिंग फ्रूट, जो क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहे हैं आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। जैसे ही आपके कंफर्ट जोन से बाहर का क्वेश्चन आए, जैसे कि लेट्स से अभी यहाँ पे ऑल्दो प्री का मॉक था बट उन्होंने प्रोबेबिलिटी, पिरामिड, सब कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो अगर आपको उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको वो क्वेश्चन, जैसे पिरामिड का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है जिसकी अभी भी तैयारी जस्ट की हो, जिससे सिलेबस जस्ट अभी किया हो सकता है उसको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, तो अगर ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिखता है तो आप उसको फर्स्ट स्टेप में नहीं करेंगे, फर्स्ट राउंड में आप इसको बाद में आके करेंगे। और ये इस टाइप का क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, तो इस क्वेश्चन के अंदर तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी भी आप इस क्वेश्चन को जो है स्टार्टिंग में करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस स्टार्टिंग में, यूजुअली हम थोड़ा टेंशन में होते हैं, अरे कैसा क्वेश्चन आएगा, ये वो सेकंड ही क्वेश्चन ऐसा दिख गया तो मिस्टेक कर डालोगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, इसके अंदर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन हमें करना बहुत ध्यान से पड़ता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही ध्यान से करेंगे एंड लास्ट में करेंगे, ताकि जब सारे क्वेश्चन हो गए, टेंशन हट गई, लास्ट में मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता स्किप कर रहे हैं तो उससे पहले करेंगे, बट जो आते हुए क्वेश्चन की बात करेंगे ताकि हम इसमें सिली मिस्टेक ना करें जल्दबाजी के चक्कर में। ठीक है, अब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एंड अगर आपको लगे कि मैंने वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा बातें बोली हैं जो आपको नहीं पसंद आई तो प्लीज़ लेट मी नो कि टू द पॉइंट मैथ्स पढ़ना है या जो छोटे छोटे टिप्स मिल रहे हैं एग्जाम के बारे में वो भी जानने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द HCF ऑफ 4 फ्रैक्शंस गिवन है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है कि अगर हमें फ्रैक्शंस का HCF LCM निकालना हो तो क्या करना होता है। आपको नंबर्स का तो आता होगा, इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपको 3 फ्रैक्शंस गिवन है, लेट्स से A/B, C/D, E/F, व्हाटएवर, तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आप इनका HCF LCM जब निकाल रहे हो तो दे शुड बी इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। एक फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मतलब ये होता है कि A और B का जो HCF है वो 1 है, जैसे कि 3/4, 2/3, 1/2, 5/7। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा 3/6 तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, 1/2 होती है। तो यानी कि जब भी हमें फ्रैक्शंस का HCF LCM निकालना है तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें उस फ्रैक्शन को किस में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब
सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है हमारे को, हमें उसका HCF और LCM निकालना है। HCF और HCM निकालना है, ठीक है। अगर हमें HCF निकालना है कहीं भी 3 फ्रैक्शंस का, 4 का, जो भी गिवन है, तो HCF कैसे आएगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अगर मुझे LCM निकालना है इन फ्रैक्शंस का तो वो क्या होगा, LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। याद रखने का क्या पॉइंट है, HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF, LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM, यानी कि जो निकालना है वो न्यूमरेटर में कर रहे हैं, जो नहीं निकाल रहे वो काम हम डिनोमिनेटर में करें, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब पूरा लिखेंगे नहीं फ्रैक्शन को, पेपर के अंदर देखा 14, 12, 18, 10, सबसे पहले तो देखेंगे 14/15 HCF 1 है, यस। 12/35 सिंपलेस्ट फॉर्म है, यस। 18/25 सिंपल फॉर्म है, यस। 10/21 है, यस। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है, अब हमें खुद से तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही है। तो HCF ऑफ न्यूमरेटर क्या आ रहा है, सबसे पहले 14, 12, 18, 10 साफ साफ दिख रहा है, 2 क्विकली किया हम लोगों ने। LCM ऑफ डिनोमिनेटर, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 15 है ना हमारे पास, इसको मैंने लिख दिया 3 × 5। LCM का मतलब क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो भी सारे नंबर्स हैं उसके अंदर आने चाहिए, जो भी हमारा LCM है। 35 में क्या होता है, 5 और 7, 3 और 5 लिख दिया मैंने, 5 ऑलरेडी आ गया, एक 7 लिख दिया। 25 में क्या होता है, 2 5 होते हैं, 5 एक ऑलरेडी लिख दिया, एक और 5 लिख दिया। 21 में क्या होता है, 7 और 3, 7 आ गया, 3 आ गया, कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं बची यहाँ पर। तो ये मेरा क्या हो गया, LCM हो गया, यानी कि 15 × 35 यानी कि 525। तो ये क्या आ गया मेरा, 2/525 मेरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को लाइक आई सेड ये सिली प्रोन क्वेश्चन है, फर्स्ट में नहीं करोगे, लेकिन करने का क्वेश्चन है तो स्किप मत करो, मार्क एंड रिव्यू वाले पे क्लिक करके इसको छोड़ दो। और ये क्वेश्चन क्या है, आज के लिए आप लोगों का होमवर्क है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को, पूरी वीडियो देखने के बाद आप वापस आना पीछे वीडियो में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड इस क्वेश्चन का आंसर जो है कॉमेंट बॉक्स में लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब इसमें कोई फॉर्मूला कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 27 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, बहुत सिंपल सा, सिर्फ अपना दिमाग लगाओ। आप सोचो, पेपर के अंदर बैठो, आपको क्वेश्चन दिखा, तो कह रहा है हर बच्चा क्लास के बाकी सारे बच्चों को काट देते हैं, यानी कि जो एक बच्चा है ना क्लास का, वो कितने लोग को काट दे रहे हैं, 26 को, क्योंकि खुद को नहीं देगा। तो एक बच्चे ने अगर 26 को दिया तो टोटल कितने कार्ड्स हुए, 27 बच्चे हैं और 26 कार्ड्स हुए, ठीक है। अब ये 7 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, यहाँ हल्की सी फॉर मिनी सेकेंड में नजर मारो, 9, 2, 6, 0, सबका क्या है, यूनिट डिजिट डिफरेंट दिखाई दे रही है। यानी कि अगर मैं 7 × 6 करूँ तो मेरे पास यूनिट डिजिट 2 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, बस खत्म कहानी। यही बोलते हैं छोटी छोटी ट्रिक्स को, छोटी छोटी ट्रिक्स, और कोई कुछ नहीं होती। ओहो 27 × 26 दिखते, रटा पड़ा था। जस्ट अ सेकेंड, समथिंग हैपेंड, ओके इट्स फाइन नाउ। एक्चुअली लाइक आई सेड, दिस माई फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ पार्डन मी अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो, ठीक है। हम कहाँ थे, यहाँ थे हम। 7 × 6 42, हमें पता होता है, आई मीन नॉट 42 इज़ नॉट नीडेड, आई मीन टू से 2 हमारा यूनिट डिजिट है, तो हमने 702 मार्क कर दिया, क्योंकि हमारे यूनिट डिजिट्स अलग थे। अगर हमारे यूनिट डिजिट्स अलग नहीं होते तो सीधा नॉर्मल सॉल्व करो, कुछ सेकेंड्स ही लगते हैं, पेपर में इतना भी टाइम नहीं बचाना है, यू विल ऑलवेज हैव इनफ टाइम इन द पेपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हो, कहते हैं अब देखो इसमें आई टेल यू 2 थिंग्स। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैन परचेज एन आर्टिकल फॉर 3750, ये क्या गिवन है, मुझे CP गिवन है। वो कहते हैं आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ही स्टिल गेन्स दिस, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो वी हैव एन एक्स्ट्रा स्लाइड ओवर हियर, ठीक है। हमारे पास प्रॉफिट लॉस के चैप्टर के अंदर ना 3 चीज़ होते हैं, एक होता है मार्कअप, एक होता है प्रॉफिट लॉस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक हो जाता है डिस्काउंट वाला। मार्कअप को हम क्या करते हैं, CP पे मार्कअप करते हैं, मार्कअप करके MP मिल जाता है, ठीक है। हमें CP पे प्रॉफिट या लॉस होता है और प्रॉफिट या लॉस लगा के SP मिल जाता है। हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देंगे और उससे मिल क्या जाएगा, हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 3 चीज़ होती है। और जो मार्कअप और डिस्काउंट का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो मिला के हमें प्रॉफिट एंड लॉस देता है, ठीक है। कैसे, मैंने कहा MP/CP में ये मेरा मार्कअप है, मार्कअप के ऊपर मैंने डिस्काउंट लगा दिया और इसने मुझे मिला के SP/CP दे दे। देखो कट, ठीक है, कट हो रहा है ना, यहाँ से MP और यहाँ से MP को कट करेंगे तो SP और CP बचेगा, तो ये मेरा क्या हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला मुझे 1/8 यानी कि मैंने बोला 12.5% का प्रॉफिट हुआ कहीं पे, ठीक है, ये
अगर आप ये मॉक टेस्ट करें तो आपको इतने बेसिक्स पता होंगे, आई एम एज्यूमिंग। तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है, इसका मतलब होता है कि 8 की चीज़ थी CP था और 9 का उसका क्या हो गया SP हो गया, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। लॉस हुआ होता तो ये 7/8 हो जाता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब इसी के अंदर एक चीज़ देखते हैं। अब हमारे पास ना 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने जो भी बताया ये लगाते हैं कि MP/CP लिखा मैंने, उसके बाद मैंने SP/MP लिखा, यानी कि मैंने मार्कअप परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखा, मैंने डिस्काउंट परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखा और इसने मुझे SP/CP का फ्रैक्शन दे दिया। एक बहुत कॉमन चीज़ होती है जो सिखा देते हैं टीचर्स कि MP/CP इज इक्वल्स टू क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस की जो परसेंटेज होती है, एंड इसको हम लिख देते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब जैसे क्वेश्चन के अंदर 16.66% आ जाए तो वो तो हमें पता नहीं होता कि अगर हम लिखेंगे 100 माइनस करके तो कितना कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स में आएगा, तो इसको एक तरह से ये भी बोल देते हैं 1 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का जो भी फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट होगा, MF को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन, और सॉरी लेट मी कट दिस 1 माइनस जो भी डिस्काउंट का हमारे पास मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बना होगा। ठीक है, तो सेकंड तरीका ये है हमारे पास और फर्स्ट तरीका ये था। कोई भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैं लेट से इस वाले मेथड से करती हूँ। उसने ये CP यूज़ किया था। ठीक है, तो उसने बोला MP/3750 इंटू हमारे पास डिस्काउंट कितना दिया था उसने 12.5, यानी कि 8 रुपये की चीज़ को उसने 7 रुपये का लगाया होगा, और 16.66% यानी कि 1/6 का उसका प्रॉफिट हुआ, यानी कि चीज़ क्या होगी 7/6 की हो गई। 7 से 7 गया, 2 3 ज़र 2 4 ज़र 3 1250, यानी कि मेरा मार्केट प्राइस आ गया 5000। इज दैट क्लियर? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन के अंदर वैसे जो मैंने सेकंड मेथड बताया था उससे कर लेते हैं एक बार। मैंने बोला था MP/CP। MP क्या होता है? MP पे हम डिस्काउंट देते हैं ना, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट लॉस वाला काम कर रहे हैं। प्रॉफिट कितना था उसके पास 1/6 का, तो यानी कि 1/6 कर दो, इसको क्या कर दो 1 माइनस 1/8 कर दो। देखो ये कितना बन जाएगा 7/6 इंटू 8/7, 7/7 कट गया यानी कि 8/6 हो गया। यानी कि अगर उसका CP 6 की वैल्यू उसके पास 3750 थी तो आपको 8 की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आ जाती 5000। ठीक है, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। जिस भी मेथड पे आपका हाथ बैठा हुआ है वो आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले छोटी सी 2 बातें बता देते हैं। एक चीज़ होती है सर्कमफ्रेंस या फिर आर्क लेंथ, अगर हम सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सर्कल की तो सिर्फ सर्कमफ्रेंस ही होती है, आपको पता होगा। एंड एक चीज़ होती है पेरीमीटर। ठीक है, अगर ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरा सर्कल का एक सेक्टर होता है, ये मेरा रेडियस होता है, ये मेरा रेडियस होता है, ये मेरा O सेंटर है, ये कोई एंगल होता है थीटा। जो हमारा ये पार्ट होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर। लेकिन अगर मैं सर्कमफ्रेंस में 2 रेडियस भी ऐड कर दूं तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है। यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, जो हमारे सेक्टर का सर्कमफ्रेंस है, आर्क लेंथ कह लो, या जो कर्व वाला पार्ट है, प्लस उसमें 2 रेडियस ऐड कर दिया। ठीक है, और छोटी सी पॉइंट पता ही होगा सर्कल का रेडियस कितना होता है πr²। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड आर्क लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क की लेंथ गिवन यानी सर्कमफ्रेंस गिवन है। जब हम सेक्टर की बात करते हैं तो जो भी हमारा सर्कल के फॉर्मूलाज हैं उनको हम θ/360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थीटा इज 108 डिवाइडेड बाय 360 इंटू क्या है सर्कमफ्रेंस है 2 इंटू 22/7 इंटू r। r हमें निकालना है, 0 से 0 गया, 36 3 11 2 11 1 61 11 5 6 I have 2 2 4 4 3 12 36 9 3 13 which gives me radius is equals to 13 into 7। रेडियस 91 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल करते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। नाउ माइंड यू उसने एरिया ऑफ सेक्टर नहीं पूछा, एरिया ऑफ सर्कल पूछा। इसको अब हम θ/360 नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो सिली मिस्टेक कर देती है, करवा देती है, बट हमें नहीं करनी है। तो क्या हो गया ये πr²। r क्या है 13 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 7। सबसे पहले 7 से 7 कट करें। अब देखो 2 ऑप्शन में 2 है,
तो मैं 1 सेकेंड के लिए पहले पूरा मल्टीप्लाई करने से पहले मैं यूनिट डिजिट चेक कर लेती हूँ। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 7 21 1, तो यानी कि यूनिट डिजिट 6 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है। खत्म, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास यूनिट डिजिट 2 आ जाता तो हम पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेते, ठीक है, या फिर 7 का मल्टीपल ढूंढते, 13 का ढूंढते, जो कि बहुत ही लंबा होता। ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है जिनमें पेपर में मिस्टेक हो सके। ये शॉर्ट ट्रिक्स घर में करने में बहुत मज़ा आता है, बट पेपर में नर्वसनेस में 13 7 का मल्टीपल नहीं ढूंढने जाता। वहाँ पर आपको श्योरिटी चाहिए होती है कि आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, तो वहाँ पर आप यूजुअली पूरा ही मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। पेपर में कई बार आप इतने नर्वस हो दिख भी रहा होता है ना कि यूनिट डिजिट सेम है, कि एक ही क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 है, आप तब भी मल्टीप्लाई करके देखोगे, ठीक है। तो इसलिए यूनिट डिजिट डायरेक्टली दिख रहा हो तो ही ट्रिक अप्लाई करो, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लो। इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको पेपर में कैलकुलेट करने में ये ना फील हो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपको इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन देख के क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आ रहा है तो आपको क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो टाइम वेस्ट नहीं फील हो रही, वो श्योरिटी दे कि अच्छा मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरी तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई। क्योंकि अगर आप यूनिट डिजिट से कई बार ट्राई भी कर रहे हो, लेट से मैंने यहाँ पे कोई कट गलत किया हो तो मेरे को डर रहता ना कहीं मैंने कोई कट तो नहीं गलत किया होगा, इसलिए मेरा यूनिट डिजिट 6 आ गया, बट क्या पता यूनिट डिजिट 2 हो। तो ऐसे डर नहीं पालने हम लोग को अपने आप को श्योर बनाना है, और श्योर बनाने के लिए नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नंबर 2 फोकस के साथ पेपर करना है, एंड नंबर 3 ट्रिक्स तब यूज़ करने हैं जब बेयर मिनिमम की, ठीक है, पक्का चीज़ दिख रही है, या फिर एकदम ही लास्ट में टाइम नहीं बचा, अरे यार पक्का 6 ही होगा यूनिट डिजिट, चलो मार्क कर देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में टाइम है, पता है स्पीड आपकी, ठीक है, तो क्यों रिस्क लेना, कर लो सॉल्व, ठीक है। बट यहाँ पर दिख रहा था 6 है और मुझे पता था, मैंने ध्यान से क्वेश्चन किए, बिकॉज अभी तो मैं समझा रही हूँ तो मैंने कितना आराम से किया था, तो मुझे दिख गया था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली मार्क कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इफ़ यू आर समबडी जिसको ज्योमेट्री से डर लगता है या क्वेश्चन पढ़ के एक बार में स्ट्राइक नहीं करना, 10-15 सेकंड में मार्क एंड रिव्यू करेंगे, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को बना के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ए बी सी उसने एक ट्राइंगल दे दिया, वो कह रहे डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट एंगल ए डी सी, वो बोल रहा है ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये पूरा का पूरा बी ए सी, ठीक है। और इफ सी ए इज इक्वल्स टू 15, उसने सी ए दे दी और उसने सी डी दे दी। अब देखो जब भी ना एक ट्राइंगल के अंदर एक छोटा एंगल जो नए लाइन की वजह से बन रहा है, एक बड़ा एंगल पहले वाला, तो एक पक्का ना सिमिलैरिटी लग रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कुछ और है ही नहीं, ना कोई एंगल बाइसेक्टर है, ना कोई आइसोसेलेस वाली सिचुएशन बन रही है कि इक्वालिटी मिले, क्योंकि पूछ भी साइड रहा है, एंगल्स गिवन मिल रहे हैं, साइड पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी लगाएंगे। और देखो बहुत सिंपली लगेगी, जिसने भी कभी बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी है उसको तो दिख भी गई होगी अब तक। और सिमिलैरिटी लगाने का तरीका क्या है, ढूंढो नहीं, पहले क्या करो, एक ट्राइंगल का नाम लिख दो। मैंने बड़े वाले ट्राइंगल का नाम लिख दिया ए बी सी, ठीक है। बड़े वाले का जो एंगल ए था ना वो छोटे वाले के डी के इक्वल था, तो इस ए के कॉरेस्पॉन्डिंग में मैंने डी लिख दिया। अब जो बड़े वाले का बी है ना, अभी नहीं पता मुझे, ठीक है, बी का तो पता ही नहीं हमें, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि जो ये सी एंगल है ना, ये ए बी सी बड़े वाले ट्राइंगल में भी है, और जिसमें छोटा नया वाला एंगल आया था ए डी सी उसमें भी है, तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने सी को लिख दिया, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी हम लिखते हैं ना ऐसे कॉमन, ठीक है, और वो गिवन वाला इक्वल आया था हमारे पास, तो बी की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बचा मेरे पास, ट्राइंगल डी ए सी के अंदर डी ए सी बचा, ठीक है। अब हमें सिमिलैरिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा रेशियोज कैसे काम करते हैं, ठीक है। चले, मैंने लिखा सबसे पहले ए बी बाय डी ए इक्वल टू बी सी बाय ए सी इक्वल टू ए सी बाय डी सी, यही बनेंगे हमारे। ये ए बी किसके इक्वल होगा, ए डी के, ए बी बाय ए डी इक्वल टू बी सी बाय ए सी होगा, और ये पूरा ए सी बाय डी सी इक्वल होगा। रेशियोज क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज होती है वो इक्वल होती है सिमिलैरिटी के अंदर। इसकी तो हम लोगों को नीड नहीं है, तो हमें इतने पार्ट से डील करना है, करें, ठीक है। बी सी कितनी गिवन है हमारे को निकालने, लेट से एक्स बोल दिया मैंने उसको। ए सी कितनी गिवन है 15, ए सी अगेन 15, डी सी हमें गिवन है 9, 3 3 3 5, तो एक्स मेरे पास क्या आएगा, ओके दिस इज अगेन 3 and 5, तो एक्स मेरे पास आ गया 25। ओके, मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे, आई एम सॉरी, बट इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इस क्वेश्चन में जो है थोड़ी एक्सप्लेनेशन की नीड होगी। हम बात करते हैं सबसे पहले पिरामिड की, ठीक है। एक होता है हमारे पास पिरामिड, एक होता है प्रिज्म। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पिरामिड होता है ना, ये उसका कोई पॉलीगन जो है हमारा बेस होता है, और ये किसका टॉप होता है इस तरह से, जो हमारा हर बेस की साइड से जो है ज्वाइंट होता है। तो इसका जो टॉप क्या होता है, एक पॉइंटेड होता है,
और बेस क्या है, कोई भी पॉलीगन है। प्रिज्म में क्या होता है, टॉप इज इक्वल टू बेस होता है, इज इक्वल टू एनी पॉलीगन, ठीक है। और आपको क्या पता होना चाहिए कि पिरामिड के अंदर जो हमारे लेटरल सरफेसेस होते हैं ना, जो साइड वाले, वो नंबर ऑफ लेटरल सरफेसेस कितने होते हैं, जितनी हमारी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं हमारे बेस की, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये पता चल गया आपको, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए पिरामिड के लिए, वो ये होना चाहिए कि जो इसके लेटरल सरफेसेस हैं वो कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, ठीक है। पिरामिड के जो लेटरल सरफेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं। और बेस क्या होता है, वो कोई भी पॉलीगन हो सकता है। डिड आई राइट दैट, नॉट एग्जैक्टली, बट ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जो बेस होता है वो एनी पॉलीगन हो सकता है, ठीक है। डू वी हैव, ओके वी डोंट हैव मोर स्पेस, सो लेट मी इरेज दैट एंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिरामिड की, जो हमें सब चीज़ें निकालनी होती हैं। वो पिरामिड का सबसे पहले हमारे पास होता है पिरामिड का LS, लेटरल सरफेस एरिया होता है हाफ इंटू, अब एक छोटी सी ट्रिक भी पता चलेगी आपको, बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग को स्लांट हाइट में कंफ्यूज जाते हैं। यहाँ पर स्लांट हाइट आएगा, TS से क्या होगा, LS से लिख दिया मैंने, प्लस मैंने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ बेस लिख दिया, सिंपल। लेटरल सरफेसेस एरिया ऑफ बेस, ओके। देखो पिरामिड के अंदर क्या था, ये बेस था, ये उसके लेटरल सरफेसेस थे। लेटरल सरफेस का एरिया मैंने यहाँ से निकाल दिया, इसमें क्या किया मैंने, सिर्फ बेस का ऐड कर दिया तो TS से बन गया। वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। देखो ये क्या था, रेड, ये क्या है, स्लांट हाइट है, ये क्या है, हाइट है, ये दोनों डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। अगेन अब देखो छोटी सी ट्रिक क्या है, देखो पिरामिड की हमने बात की थी ना पॉइंटेड, तो पिरामिड को रिलेट कर लो कौन से, प्रिज्म हमने बात की थी ना टॉप इक्वल टू बेस, उसको रिलेट कर दो सिलेंडर से। सिलेंडर की वॉल्यूम तो सबको याद होगी πr²h, इसकी याद होगी सबको 1/3 πr²h, तो यहीं से याद रख लो कि जो पिरामिड है ना उसमें 1/3 1/2 फ्रैक्शंस लग रही हैं, बट प्रिज्म में नहीं लगती हैं। सब अभी प्रिज्म का फॉर्मूला भी हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आया है तो, ठीक है। अब पिरामिड के अंदर दो चीज़ें आपने सुन ली, एक स्लांट हाइट सुन ली और एक नॉर्मल हाइट सुन ली। लेट से मैंने स्लांट हाइट को लिख दिया SH, नॉर्मल हाइट को मैंने लिख दिया H, और एक हमारे पास चीज़ होती है स्लांट एज जिसको मैंने लिख दिया SE। अब आपको 3 ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद रखने हैं, या 3 ट्राइंगल्स याद रखने, यू कैन से। एक होता है मेरा इन रेडियस, लेट मी बाइफरकेट दिस, इन रेडियस, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाइट ऑफ पिरामिड, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगी स्लांट हाइट ऑफ पिरामिड। अगर मैंने यहाँ पर लिया सर्कम रेडियस, यहाँ पे ली मैंने हाइट ऑफ पिरामिड, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा स्लांट एज ऑफ पिरामिड। यहाँ मैंने लिया हाफ ऑफ द बेस, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया स्लांट एज, तो यहाँ मुझे मिल जाएगी स्लांट हाइट। अब इसको समझना कैसे, देखो, या याद रखने की ट्रिक कह सकते हो आप। इन रेडियस कितना होता है, छोटा होता है ना। देखो 2 ट्राइंगल्स तो जिनमें मैंने परपेंडिकुलर को हाइट रख दिया, और बेस में मैंने क्या रख दिया, इन रेडियस सर्कम रेडियस रख दिया। इन रेडियस छोटा होता है, छोटे के साथ मैंने स्लांट हाइट को रखा। सर्कम रेडियस बड़ा होता है, सर्कम रेडियस के साथ मैंने स्लांट एज को रखा। तो इसका मतलब जो मेरी स्लांट हाइट होती होगी वो स्लांट एज से छोटी होती होगी ना, इसीलिए जो तीसरा वाला है ना जिसमें स्लांट हाइट स्लांट एज दोनों है, उसके अंदर स्लांट हाइट छोटी है ना, तो वो क्या बनेगी हमारी 90 डिग्री वाली साइड बन जाएगी, परपेंडिकुलर या बेस जो भी बोलना चाहो। और स्लांट एज बड़ा है तो वो मेरा किसका काम कर देगा, हाइपोटेन्यूज का, और उसके अंदर थर्ड में हमारे पास क्या होगा, बेस अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या आ चुके हैं, हमने तीनों के तीनों फॉर्मूले समझ लिए, पिरामिड को हमने डिटेल में समझ लिया बहुत अच्छे से। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, TS से निकालना है, यानी कि मुझे LSA चाहिए प्लस एरिया ऑफ बेस चाहिए। क्या मुझे एरिया ऑफ बेस समझाने की जरूरत है, स्क्वायर है, इसको तो लिख दूं 256 डायरेक्टली, ठीक है। अब मुझे चाहिए LSA, LSA के लिए मुझे क्या चाहिए, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट चाहिए, यानी कि हाफ इंटू 4 इंटू 16 इंटू स्लांट हाइट चाहिए ना। चलो लिखते हैं स्लांट हाइट को। मेरे पास हाइट कितनी है पिरामिड की, 6, स्लांट हाइट निकालनी है। R क्या होता है, इन रेडियस होता है,
मैं कोई फॉर्मूला याद रखने को नहीं बोलूँगी आपको। ये मैंने स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना दिया, इन सर्कल बन गया, इसका मुझे रेडियस निकालना, बताओ इसका रेडियस क्या होगा। देख के ही पता चल रहा है ना कि जो इन सर्कल है उसका डायामीटर इज इक्वल टू स्क्वायर की साइड। स्क्वायर की साइड है 16, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 6 8। जल्दी से बताओ 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये उसका इंटू 2 वाला मल्टीपल बन रहा है 6 8, तो स्लांट हाइट क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। करते हैं इसको 10, तो स्लांट हाइट को लिख दूँ 10, 2 इंटू 2 320 क्या आ गया मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया, तो ये हो गया 320 प्लस 256 इज इक्वल्स टू 576। मेरे पास क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया आ गया। आई होप समझ में आ गया, अगर आ गया तो प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर कमेंट कर देना कि ये समय पिरामिड बहुत अच्छे समझ में आ गया। उसको नोट डाउन कर लेना जो भी पिछली स्लाइड में बताया था, ये वाला पार्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। ऑल राइट, अब ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अगेन जिसने नहीं किया है हाइट एंड डिस्टेंस, एकदम से देख के लगे एलिवेशन एंगल्स क्या होते हैं, फटाफट से मार्क एंड रिव्यू करो और आगे बढ़ो, ठीक है। उसने कहा 1.5 मीटर की एक लड़की है तो आईज तो सबसे ऊपर होती हैं, आईज यहाँ होंगी, यहाँ से उसका एलिवेशन बनेगा, ठीक है। उसने कहा एक वॉल है 3.5 मीटर की, द वॉल इज 2.0 मीटर अवे फ्रॉम हर, ये भी 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है तो ये पार्ट भी 2 हो गया। अब उसने कहा ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन निकालना है, थीटा, जिसको कुछ नहीं पता ना वो भी क्या करेगा tan थीटा लगा देगा, 2/2 इक्वल टू 1 कर देगा, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस से डर लगता है ना तो आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट गो में मत करना। हाइट एंड डिस्टेंस की बात हो रही है तो 2 ट्राइंगल्स पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। अगर ये एंगल 45 डिग्री का होता है, ये एंगल 45 डिग्री का होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक 45 तो दूसरा भी होगा, 90 डिग्री का होता है तो हम बोलते हैं ये 1 होगा, ये 1 होगा, रूट होगा, यानी कि 45 डिग्री 90 डिग्री, 45 डिग्री के सामने वाली साइड 1 यूनिट, दूसरे 45 डिग्री के सामने वाली साइड भी 1 यूनिट, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होती है √2 यूनिट्स, मैंने 2 लिखते हैं सॉरी, ठीक है। एक और ट्राइंगल जो इंपॉर्टेंट है, अगेन इसको भी नहीं मतलब आता ही होगा वैसे तो, इसमें हम कहते हैं 30 60 90, 30 डिग्री के सामने वाली साइड अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी √3 ऑपोजिट वाली, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली 2। चेक कर लें, tan 30 सबको पता है क्या होता है 1/√3 होता है। क्या आएगा ये परपेंडिकुलर बेस 30 डिग्री का है, ये इसका परपेंडिकुलर क्या है 1 है, बेस कितना है √3 है, हो गया वेरीफाई। तो इसको नहीं भी याद तो वहाँ पर tan थीटा लगा सकते हो, जिसको नहीं भी पता है ये चीज़ें, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब इसको कई लोग, व्हेन आई वाज अ बिगिनर आई यूज्ड टू डू 100 पैसे 50 पैसे 25 पैसे, बिकॉज मेरे को डर लगता था मिस्टेक ना कर दूँ, फिर 252 का 100 लगा रहे हो, टीडीएस काम है, तो इसमें सिर्फ सिले मिस्टेक से बचना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। 1 रुपीज़ 1/2 रुपी एंड 1/4 रुपी कर दो। इसके कितने हैं 3 कॉइन्स है ना, 3x 2x लेते हैं, 2 ले लिया मैंने, 5 ले लिया, तो रुपीज़ कितने बन गए 3 + 1 + 5/4 कितना हो गया 4 + 5/4 21/4। अब 21/4 रुपीज़ की वैल्यू कितनी है 252, 12 हो गया, तो 1 की कितनी वैल्यू होगी 48। तो यानी कि हमें किसका पूछा था 25 पैसे कॉइन्स पूछे, 25 पैसे के रुपीज़ कितने हैं हमारे पास, ओके कॉइन्स पूछे ना, ये 5 थे, तो 48 × 5 = 240। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 240, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ओके दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इट्स अ पैरेललोपाइप्ड। बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है। पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, इट इज़ अ प्रिज्म whose base, top and lateral surfaces are all parallelogram, ठीक है। और इसी का स्पेसिफाइड वर्जन हम बोलते हैं क्यूबॉइड होता है। यहाँ पर हम 99.99% केसेस में क्यूबॉइड से ही डील कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पैरेललोग्राम वाला हमारे को पेपर में आता ही नहीं है, ठीक है। तो डू वी हैव एन एक्स्ट्रा स्लाइड, यस डू वी हैव, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। चलो पैरेललोपाइप समझ में आ गया, ऐसा है प्रिज्म है जिसका बेस, टॉप और लेटरल सर्फेसेस क्या होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं। अब क्यूबॉइड के कैसे होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, और रेक्टेंगल तो ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम होता है, ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम है। क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड का क्या होता है, लेटरल सर्फेस एरिया होता है, जिसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल देते हैं। क्या हटा रहे हो, अपने रूम में देखो एक सीलिंग होती है उसको हटा दो, फ्लोर को हटा दो, 4 वॉल्स बचेंगी, उसको हम बोलते हैं 2 × L + B × H। अगर हम TSC की बात करें तो इसके अंदर सीलिंग और फ्लोर को क्या कर दूं, ऐड कर दूं,
2LB ऐड हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये क्या हो जाता है TH से, और वॉल्यूम होती है LBH, पता ही होगा आई एम श्योर। तो फटाफट ही चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करते हैं। अब आप ये क्वेश्चन पढ़ना एक बार, देखो क्वेश्चन कहते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड जिसमें सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट यानी कि L प्लस B प्लस H गिवन है 15, वो कहते हैं लेंथ ऑफ इट्स बॉडी डायगोनल। अब यहाँ पर है एक फॉर्मूला जो सबको पता होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारा डायगोनल क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर द रूट। तो कहते हैं लेंथ ऑफ इट्स बॉडी डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर यानी कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब वो कह रहे थे व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, यानी वो निकालने को कह रहे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब मुझे कोई बता सकता है क्या ये क्वेश्चन मेंसुरेशन या ज्योमेट्री का है? नो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अलजेब्रा का। सिंपल से आइडेंटिटी लगेगी, लगाएं। आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास एक अलजेब्रा में? अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी होती है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी को लगाएंगे, यानी कि L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर 225 इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर 100 प्लस दिस, और ये क्या है हमारा TS से हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ से 125। व्हाट अ सिंपल क्वेश्चन। जिसको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता थे पैरेललोपाइड के, जिसको ये पता था कि ये आ रहा है, जिसको डायगोनल का फॉर्मूला पता था, वो इतना ही लिखेगा पेपर में। वो पेपर में कुछ भी नहीं लिखेगा, वो ऐसे लिखेगा अच्छा 225 लिख दिया, अच्छा 100 और आंसर आ गया 125। बट इफ यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल इट्स कम्प्लीटली ओके, इफ यू आर जस्ट अ बिगिनर। अब आप इसको समझ लिया, नेक्स्ट टाइम इफ यू सी दिस क्वेश्चन तब आपको इसको फटाफट से सॉल्व कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन विच हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। ये अभी रिसेंटली आया और बहुत सारे लोगों ने बैठ के डिवाइजर्स फैक्टर्स निकाले हैं, बहुत टाइम वेस्ट किया। छोटे से कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। प्राइम नंबर्स बहुत शॉर्ट में वेरी क्विकली बताऊंगी। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है 1 और एक फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 2, 1 एंड 3। 5 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 एंड 5। क्या एक 4 है? सब नहीं। 4 के तो कितने फैक्टर्स है? 1, 2, 4। ठीक है, क्या 1 है एक प्राइम नंबर? नो, 1 इज नीदर प्राइम एंड इट इज नॉट कंपोजिट। क्या 2 है? यस, 1 एंड 2 है ना, इसके 2 फैक्टर्स है 1 और 2। और क्या कोई भी इवन नंबर प्राइम हो सकता है 2 के अलावा? नो, क्योंकि इवन नंबर में एक 2 तो पक्का आएगा, 2 से डिविजिबल होगा, इवन है तो 1 से होगा और खुद से होगा, तो वो कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। सो which brings to a very important point, 2 is the only even prime number। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करने से पहले। हम कहते हैं एक नंबर है a raised to the power p इंटू b raised to the power q इंटू c raised to the power r। मैंने एक नंबर को ना प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन हम नंबर की क्या करते हैं? हम कहते हैं नंबर को इस तरह से लिख दिया, a raised to the power p, b raised to the power q, c raised to the power r, where a, b, c are primes। तो मैंने कहा इस नंबर के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलेंगे ना, वो निकलेंगे p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू r प्लस 1 की फॉर्म के। ये समझ में आ गया? ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ना एक छोटा सा पॉइंट होता है कि अगर किसी नंबर के ना 3 फैक्टर्स हैं एग्जैक्टली, तो इसका मतलब ना वो नंबर p स्क्वायर फॉर्म का है जहां पर p प्राइम है। अब बहुत सारे लोगों को लाइक मी ये बात पता होती है और बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती। तो जिन लोगों को ये बात नहीं पता होती इसका छोटा सा प्रूफ दिखा देते हैं, डेरिवेशन दिखा देते हैं, या अगर पेपर में ये चीज़ आई होती और आपको नहीं पता तो आप कैसे डिराइव कर सकते थे, मैं वो सिखाना चाह रही हूँ। मैंने जो पॉइंट लिखा था a raised to the power p इंटू b raised to the power q, चले इसी पे मैंने कहा था कि इसके जो फैक्टर्स होते हैं ना वो p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 होते हैं। अब मुझे उसने बोला कि 3 फैक्टर्स हैं। चलो हम ना रिवर्स जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में। 3 फैक्टर्स हैं तो यानी कि 3 कहाँ से आया होगा? 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3 फॉर्म से आया होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 3 रही होगी, इसकी वैल्यू 1 रही होगी। अब अगर इसकी वैल्यू 3 रही है तो p की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? 2, और q की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? 0। तो यानी कि b रेज्ड टू द पावर 0। हमें पता है किसी नंबर की पावर तो 1, 0 तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यानी कि जो नंबर होता वो मेरे पास बचता a स्क्वायर फॉर्म का, जहां पर a मेरे पास होता प्राइम। तो यहां से मैंने डिराइव करके बता दिया कि अगर एक नंबर के
एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब दैट नंबर इज ऑफ द टाइप ए स्क्वायर वेयर ए इज अ प्राइम नंबर. डिड यू गेट दैट? लेट अस इरेज इट एंड मूव टुवर्ड्स सॉल्विंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन कहते हैं ऐसे नंबर्स निकालने हैं 100 एंड 300 के बीच में जिनके 3 फैक्टर्स यानी पी स्क्वायर फॉर्म के होंगे, 300 से 1 और 100 के बीच में. 100 के बाद पहली बात तो क्या हो गया, प्राइम का स्क्वायर निकालना है, तो पहले तो स्क्वायर लिख लेते हैं. चलो 121 आएगा, 144 आएगा और स्क्वायर कहाँ तक जाएंगे 289 तक. हमें किसके चाहिए, प्राइम्स की. ये किसका स्क्वायर है 11 का, क्या ये वैलिड है, यस. 12 का है, नहीं है. 11 के बाद किसका स्क्वायर वैलिड होगा 13 का. 13 के बाद किसका स्क्वायर वैलिड होगा 14, 15, 16 किसी का भी नहीं, 17 का वैलिड होगा. तो हमें क्या बोला सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर्स पी स्क्वायर वाले इंटीजर्स, यानी कि मुझे 121 प्लस 169 प्लस 289 चाहिए. एंड ओके, तो इसके अंदर सबके अंदर यूनिट डिजिट 9 है, तो हम इसको ऐड करना पड़ेगा. 19 1 एंड 16 17 7 1 579 इज माई आंसर. मैंने इसको सिंपली ऐड किया. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो सब ये समझाया गया था कि हमने डिराइव कैसे किया. पहली बात तो डायरेक्टली पता नहीं, जो 3 फैक्टर्स हैं तो प्राइम का स्क्वायर है और ऐसे ऐसे करके डायरेक्टली निकाल दें. नहीं भी पता तो मैंने आपको प्राइम नंबर्स एक्सप्लेन कर दिए, मैंने आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है. होगा कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व करना है, ठीक है. यही क्वेश्चन है जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं. सिर्फ फॉर्मूले रट के क्वेश्चंस को लगा दिया, वो वहां तक नहीं रहना है. अब आपको सब कुछ अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है. पहली स्टेटमेंट कहते हैं इफ 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दे आर ऑलवेज सिमिलर. सेकंड कहते हैं 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ डिफरेंट साइड लेंथ्स आर ऑलवेज सिमिलर बट नेवर कॉन्ग्रुएंट. सिमिलर 2 टर्म्स दिख रही है. 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट. तो एक काम करते हैं, मैं अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट बता देती हूँ एंड देन हम क्वेश्चन को देख लेंगे. इसको इरेज कर देते हैं. लेट्स यूज द रेड पेन. ठीक है, एक चीज़ होती है हमारे पास सिमिलैरिटी. अब सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी बेसिक पढ़ के आए होंगे आप, कौन कौन सी तरीकों से लगती हैं या क्या. तो मैं फटाफट से इंट्रोड्यूस कर दूँ. सिमिलैरिटी में हम क्या कहते हैं, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा. यानी कि जो ए बी बाय लेट्स से मैंने बोला ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो मैंने बोला ए बी बाय पी क्यू जो वही इक्वल होगा बी सी बाय क्यू आर के, और वही मेरा इक्वल होगा ए सी बाय पी आर के. इक्वल बोला मैंने. अब वो कितना होगा 2/3 होगा, वो 4/5 होगा, वो 6/7 होगा, वो कुछ भी हो सकता है, उसका हमें कुछ अता पता नहीं. कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि रेशो भी इक्वल होगा और ये रेशो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इक्वल टू 1 होगा. और जब रेशो इक्वल टू 1 होगा तो यानी कि ए बी इक्वल टू पी क्यू होगा, बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा, तो ए सी इक्वल टू पी आर भी होगा. इसका मतलब राइट. तो जिसको हमने आपको पता होगा, सुना ही होगा आप लोग ने, CPCT बोल देते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा ना, ए बी का एंगल ए पी के इक्वल, ए बी की ए बी वाली साइड पी क्यू के इक्वल, ये हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है. तो वैसे तो इसको देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ दैट सिमिलैरिटी जो है ना, इट इज अ सबसेट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. इस लाइन का क्या मतलब है कि जो चीज़ कॉन्ग्रुएंट है ना वो सिमिलर तो पक्का है ही है. तो यानी कि कॉन्ग्रुएंट इम्प्लाइज सिमिलर. ठीक है, बट सिमिलर डज नॉट इम्प्लाई कॉन्ग्रुएंट. क्यों? क्योंकि सिमिलर में तो मैंने कहा रेशो सेम है, और वो रेशो कितना भी हो सकता है, हर एक का अलग है. और कॉन्ग्रुएंसी में रेशो सेम तो है ही और 1 के इक्वल है. आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया. अब 2 चीज़ें और बता देते हैं. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो मैं एज अ कॉन्सेप्ट आप लोग को अलग से बता रही हूँ. ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये है साइड A इक्वल टू 2 का, लेट्स से साइड B इक्वल टू 5 का. तो क्या ये सिमिलर है? यस, क्योंकि इसकी ये साइड एंगल 60 मिल गए सबके, तो मैंने दोनों को सिमिलर बोल दिया A से. और अब मैंने बोला कि इसकी जो साइड है ना वो ये साइड के 2/3 रेशो में, ओके 5 लिखा था मैंने, 2/5, ये इसके और ये इसके भी रेशो 2/5 है. तो रेशो इक्वल तो आ गई, तो सिमिलर तो है. बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है, क्योंकि इक्वल तो नहीं है ना. ये 2 का है, ये 5 का है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं. कॉन्ग्रुएंट तो क्या होता है कि इतना सेम कि एक दूसरे के ऊपर उठा के सुपर इम्पोज कर दिया मैंने, एक ये बना उसी के ऊपर रखा दूसरा बन गया, वो होती है कॉन्ग्रुएंसी. तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हुए? नहीं हुए. बट क्या ये सिमिलर है? यस. क्या मैं दुनिया का कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाती जाऊँ, क्या वो इन दोनों के सिमिलर होगा? यस, क्योंकि 60-60 एंगल से ए से. तो मैं एक बात बोल देती हूँ कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर.
दुनिया के पूरे यूनिवर्स में जितने भी इक्वेटोरियल ट्रायंगल्स हैं वो सब एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं। सिमिलरली ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, हर सर्कल एक दूसरे के सिमिलर है, हर स्क्वायर सिमिलर है, क्योंकि हर स्क्वायर की 90 90 90 है। अब रेशियोज डिफरेंट होती जाएंगी, 2/5 2/4 कुछ भी बोलते जाओ, लेकिन सबका 90 90 की वजह से जो ए बना है उसकी वजह से वो जो स्क्वायर है वो सब आपस में सिमिलर होंगे। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर रेक्टेंगल्स एज वेल। 90 90 की वजह से सारे रेक्टेंगल्स, दुनिया के सारे रेक्टेंगल्स एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। बट क्या ये सिमिलर वाले कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि साइड्स नहीं पता ना अभी हमें। हाँ, अगर मैं बोल दूँ ये 4 वाला स्क्वायर है, ये भी 4 वाला स्क्वायर है, तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो गए। ये भी 2/5 का रेक्टेंगल है, ये भी 2/5 का रेक्टेंगल है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दो ट्राइंगल्स थे, कॉन्ग्रुएंट थे, रेशियो सेम भी है, रेशियोज इक्वल, देन देयर ऑलवेज सिमिलर। यस, ये तो मैंने आपको अभी समझा ही दिया। तो स्टेटमेंट 1 इक्वल। टू इक्वेटोरियल ट्राइंगल्स ऑफ डिफरेंट साइड लेंथ्स आर ऑलवेज सिमिलर बट नेवर कॉन्ग्रुएंट। यही तो किया था हमने। साइड लेंथ्स क्या थी, डिफरेंट थी 2/5, तो सिमिलर तो थे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। तो सेकंड, बट नेवर कॉन्ग्रुएंट नहीं थे, तो सेकंड स्टेटमेंट राइट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट कहते हैं इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। मैंने कहा दो ट्राइंगल्स ना सिमिलर है, इसकी साइड 2 थी, इसकी 5 थी, 2/5 थी, ये 1 के इक्वल तो नहीं है, हमें तो कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल लाना पड़ता है सब कुछ। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, मिक्सचर के अंदर अब क्या बात याद रखनी है, जो पॉइंट टू रिमेंबर है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि अगर हम वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देती हूँ हिंदी में अच्छे से, अगर हम वाटर से रिप्लेस करें तो हम मिल्क पर काम करेंगे। ये याद रखो, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो हम मिल्क को फ्रैक्शन में बदलते जाएंगे और यहाँ पे हमें फाइनल मिल्क मिल जाएगा। इसको मैंने लिख दिया इनिशियल मिल्क और इसको मैंने लिख दिया फाइनल मिल्क। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं 60 लीटर्स ऑफ मिल्क है जिसमें से 24 लीटर्स ऑफ मिल्क टेकन आउट। 24 निकाले 60 में से, 12 2s और 12 5s और, तो 2/5, यानी कि जो मेरी रिप्लेसमेंट फ्रैक्शन होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मिक्सचर कुछ है नहीं, बस मैं समझा रही हूँ धीरे धीरे। 3/5 हो जाएगी, 3 बार काम कर रहे हैं। मिल्क 1 था, 3/5 हो गया, फिर 3/5 हो गया, फिर 3/5 हो गया, तो ये आंसर हो गया 27/105। ये क्या है मेरे पास, मिल्क आया है, ये क्या है मेरे पास, टोटल आया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मिल्क इज टू वाटर कितना हो गया, 20, ओके इट्स 27 इज टू 90। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है हमेशा, वो ये कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर पूछा या फिर रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क पूछे। इस क्वेश्चन के अंदर 27:98 ही आ रहा है आंसर, बट बहुत बार ये जो है ना वाटर एंड मिल्क पूछ लेता है लास्ट में और फिर आप 27:98 कर दो और आंसर होगा 98:27। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो आपके 2.5 नंबर चले जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ठीक है, प्रिज्म के बारे में बता दें बातें। ओके चलो, अब हम प्रिज्म की बात करते हैं फटाफट से। अभी बात की थी कि प्रिज्म का टॉप और बॉटम सेम होता है, और प्रिज्म को अभी मैंने सिलेंडर से रिलेट किया था, याद है सिलेंडर में 1/3 1/2 तो नहीं होते। तो फटाफट इसके फॉर्मूलेज देखते हैं। प्रिज्म का LS से होता है, ओके P बन गया, पेरीमीटर ऑफ बेस। प्रिज्म में कोई स्लांट हाइट नहीं है हमारे पास, इनटू हाइट। देन इसका TS से होता है LS से प्लस एरिया ऑफ बेस, लेकिन इसका तो बेस और टॉप दोनों होते हैं तो इसको 2 इंटू एरिया ऑफ बेस करते हैं। और इसकी वॉल्यूम क्या होती है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, अब हेक्सागन देख लेते हैं। हेक्सागन का एरिया होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर हेक्सागन आपको पता होगा ना, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं एक हेक्सागन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट कितनी होगी, 16√3 इज इक्वल्स टू, ये मेरी वॉल्यूम है, ये 6 है, 4 6 4 जो 24 इंटू √3 इंटू √3 3 इंटू 100, आंसर है 7200। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिसको प्रिज्म का फॉर्मूला पता उसके लिए। ठीक है, अब अगर 12 आवर्स में पाइप ए भरता है, पाइप भी एम्प्टी करता है, भूलना नहीं है इस बात को, गलती नहीं करनी है, 18 आवर्स में करता है। थर्ड पाइप सी कैन फिल द टैंक इन 24 आवर्स, 18 12 22, मुझे तो यहाँ से 72 को मैंने क्या ले लिया, टोटल वर्क ले लिया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6, बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, -4, एम्प्टिंग है वो, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। वो कहते हैं स्टार्टिंग में तीनों को एक साथ ओपन कर रहे हैं
लेकिन पाइप बी को बंद किया होगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि फॉर हाउ मेनी आवर्स वॉज पाइप बी केप्ट ओपन। ओके, ये क्या था, 9 आवर्स था। इट गेट्स फिल्ड इन 9 आवर्स, यानी कि ये जो है ए और सी 9 काम कर रहे हैं और ये 9 आवर्स तक चले। पाइप बी को लेट से मैंने x आवर्स तक खोल के रखा होगा, ये -4 काम करते हैं और टोटल काम कितना हो रहा है 9 घंटे, और सॉरी टोटल काम हो रहा है 72। तो ये क्या हो गया, -4x इज इक्वल्स टू -9, तो x हो गया 9/4। हमें क्या निकाला उसे, फॉर हाउ मेनी आवर्स वाज पाइप बी केप्ट ओपन। 9/4 का मतलब क्या होता है 2 1/4, यानी कि 2 hours and 15 minutes। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ऑलराइट, बट कोई मिस्टेक नहीं करनी। The simple interest received on a sum is 25/64 of this sum. The number of years is equal to annual rate of interest and rate निकालना है। rate is equals to time is equals to x मान लिया मैंने, प्रिंसिपल मैंने 64 मान लिया, इंटरेस्ट मैंने 25 मान लिया। कुछ भी नहीं करना है, कोई ट्रिक नहीं लगानी है, कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है। PRT/100 जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला था वो लगाएंगे। 25 is equals to 64 into x upon 100। तो x यहाँ से फटाफट से रूट कर दूँ, 5 25 का 100 का 10 64 का 8, 2 5 2 4 25/4 आ गया, यानी कि 6.25 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, इसके लिए समझाना पड़ेगा। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं एंड देन आपको समझा देंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/, क्या होता है, हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाफ ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी बोल लो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोलो। तो n इसका मतलब ऑब्वियसली अगर मैं इसको हाफ ऑफ बोले तो n इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जिसने पहली बार मीडियन के बारे में सुन रहा है उसको भी मीडियन क्लास एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, डोंट वरी। H क्या होता है, क्लास साइज। ठीक है, चलिए पीछे वाले पे 10 to 20 लिखा है, 20 to 30 लिखा है, 30 to 40 लिखा है। ये जो नीचे नीचे वाले ना, इनको हम बोलते हैं L लोअर लिमिट, 20 को बोलते हैं हम U अपर लिमिट, एंड L ओके सॉरी मीन टू से U माइनस L क्या होता है हमारे पास, H होता है, यानी कि क्लास साइज होता है। जब भी मैं ऐसे इंटरवल्स वाला सीन दिया होता है ना, तो हमें जब भी मीडियन निकालना है तो सबसे पहली बात है 10 to 20, 20 to 30 इसी टाइप का होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूस नहीं होता, ये 25 वगैरह होता, तो हमें इसको पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ता, जो कि हम अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है मीडियन क्लास की। ठीक है, मीडियन क्लास कौन सी क्लास होती है, मीडियन क्लास वो इंटरवल बनेगा हमारा जिसकी CF इज जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू n/2, यानी कि अगर मैंने n/2 25 आ गया तो जिस क्लास की, जिस इंटरवल की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 है या 25 से जस्ट बड़ी है, वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चलो भाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। हम लिख देते हैं इनको सबको अच्छे से, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये हमें इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 12, 20, 9, 4। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है एक एक ऐड कर दो, कम्युलेटिव होता है ना एक के बाद एक, मतलब एक के बाद एक ऐड होता है। तो 17 हो गया, 17 + 20 37, 37 और 9 46 एंड 50। तो यू कैन से मेरी जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई है n, वो कितनी आ गई, 50 आ गई। n/2 कितना हो गया, 50/2, 25 से जस्ट बड़ा क्या है ये। तो यानी कि जो मेरी 30 to 40 वाला सीन है, ये जो क्लास है ये मेरी क्या है, मीडियन क्लास आ गई, ये मेरी मीडियन क्लास आ गई। अब फॉर्मूला करें, मीडियन का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, L क्या है मीडियन क्लास का, 30, L + n/2 25 माइनस CF हम किसका लेते हैं, प्रीसीडिंग क्लास का। प्रीसीडिंग क्लास कौन सी, 20 to 30 वाली, इसका क्या है 17 डिवाइडेड बाय F किसकी लेनी है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 इंटू H, क्लास साइज कितना है 10, 0 से 0 कट गया, ये बच गया 30 + 15 25 - 17 8/2 4, तो मेरा मीडियन आ गया 34। अगर बाई चांस इस क्वेश्चन के अंदर ये 24 था, 27 था, 32 था, लेट से ये कुछ 30 to 40 की रेंज का ना होता तो हम डायरेक्टली 34 मार्क कर सकते थे, क्योंकि जो मीडियन होगा वो हमेशा मीडियन क्लास के बीच में लाई करे, यानी जो मेरा मीडियन है वो हमेशा 30 to 40 ही हो सकता है, 30 से कम नहीं हो सकता, 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा होता कि सिर्फ एक ऑप्शन में 30 to 40 होता तो हम डायरेक्ट आंसर मार्क करते। ये ट्रिक नहीं है, ये कॉमन सेंस है कि जब दिख ही रहा है कि सारे ऑप्शंस में 30 to 40 नहीं है तो सिर्फ 34 में तो हम वो मार्क करेंगे।
ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही सिंपल, पहला चैप्टर परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्या होता है एक्सपेंडिचर? प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। बोल रहे एक्सपेंडिचर तो क्या है, कांस्टेंट रह रहा है, 1 रह रहा है। प्राइस को मैं A बाय B कर रही हूँ, तो मुझे क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, B बाय A। यही कॉन्सेप्ट होता है, लगा दें इसको। ठीक है, उसने बोला है 25% डिक्रीज प्राइस में। क्या होता है, 4 से 3 हो रहा है प्राइस, 25% का मतलब 1/4। तो उसको क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उसको 3 से 4 इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी उसकी। 1 की वैल्यू कितनी है, 8 kg। अब 1 एक्स्ट्रा खरीद पा रहे 8 kg, तो 3 पहले कितना होगा, 24 kg। प्राइस कितना था, 480। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, 20। तो पहले उसका प्राइस कितना रहा होगा, 20 kg। क्वेश्चन नंबर 19, AB and CD are 2 chords in a circle with center O। अब पता है सब क्या करेंगे, सर्कल देखा, अरे वाह, AB and CD are 2 chords। रुक जाओ जरा, with center when AD is the diameter when produced AB and CD meet at P। ये बना लो और फिर मीट करवाते रहना, नहीं होगी। तो छोटी सी ट्रिक है, प्रैक्टिस के साथ आ जाती है, कि जब भी किसी क्वेश्चन से मीट वाला काम लिखाओ ना, भाई पहले मीट करवा दो। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, तो पहले मीट करवा दो, फिर देख लेना बाकी सब चीज़ें, क्योंकि ऐसे बना देना तो पैरेलल टाइप बना दी, मीट नहीं होंगी कभी आपकी। ठीक है, अब उसने AB and CD मीट एट अ पॉइंट P इफ एंगल DAP। ओके, उसने बोलता है AD इज द डायमीटर, पहले AD को डायमीटर बना देते हैं, कहीं पे यहाँ पे सेंटर रहा होगा। उसने बोला एंगल DAP, ये एंगल उसने दिया है कुछ 27, एंड एंगल APD, ये एंगल उसने दिया है कुछ 35। लेट मी चेंज द कलर। ये उसने बोला था एंगल DAP 27 एंड एंगल APD इज 35। ठीक है, एंगल DBC निकालना है, DBC ये एंगल निकालना है। छोटी सी बात बताते हैं अब आपको, चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले 2-3 पॉइंट्स जान लो। जब भी सर्कल के अंदर एंगल्स का खेल हो, एंगल्स निकालने हैं, कुछ पॉइंट्स याद रखना। नंबर 1, एंगल इनमें से कोई ना कोई लग रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने सर्कल का क्वेश्चन देखा और आपको एंगल्स निकालने ना, तो आपको फटाफट से 3 पॉइंट स्ट्राइक कर देने चाहिए, इनमें से कुछ ना कुछ लग रहा होगा। 3-4 जो भी पॉइंट्स है। नंबर 2 क्या बोलता है कि इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। नंबर 3 पॉइंट बोलता है कि एक जो कोड है कोई भी, वो सर्कल के हर पॉइंट पे जो है ना इक्वल एंगल सबटेंड करती है। ये कोड बना दी मैंने, सॉरी कोड बना दी, आग बना दी, दोनों ही सेम बात है। ये यहाँ पे अगर 60 डिग्री बना रही है, यहाँ पे भी 60 बनाएगी, यहाँ पे भी 60 बनाएगी, यहाँ पे भी 60 बना देगी। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है कि अगर एक कॉर्ड ने सेंटर पे थीटा एंगल बनाया है, तो वो सर्कमफ्रेंस पे θ/2 बनाएगी। ये एक आर्क है, इसने यहाँ पर अगर 60 डिग्री एंगल बनाया है, तो वो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। इन चारों में से कोई ना कोई पॉइंट लग रहा होगा। ठीक है, चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या मुझे पता चल रहा है, अगर AD मेरे पास डायमीटर था, तो इसका मतलब जो मेरा ये वाला एंगल था, एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए था। यस, आना चाहिए था। अब हमें क्या निकालने को बोला है उसने, एंगल DBC निकालना है मुझे, एंगल DBC। मुझे इतना पार्ट चाहिए। अब एक बात बताओ, ये 27 या 35 से वेरी क्विकली ये दिख रहा है आप लोगों को, एंगल ADC इक्वल टू 62 हो जाएगा। किससे, एक्सटीरियर एंगल से। अब ये देखो, ये जो AC आर्क है, इसने ये वाला एंगल बनाया 62 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल भी 62 बना देगी, यानी कि एंगल ABC इक्वल टू 62। क्यों, क्योंकि सेम कोड है, तो हर जगह 62 डिग्रीज का एंगल ही बनाएगी। अब अगर ये एंगल 62 डिग्रीज का हो गया, ये पूरा 90 डिग्री का था, तो जो मेरा क्वेश्चन मार्क था वो आ गया 90 - 62 इज इक्वल्स टू 28। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कि जब भी एंगल्स का क्वेश्चन है सर्कल के अंदर, तो आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, इसके लिए भी क्वेश्चन में x² + y² - xy गिवन है, x4 + y4 + x² y² गिवन है। छोटी सी एक आइडेंटिटी होती है जो कहती है x² + y² + xy अगर मेरे पास होता है। चलो हम इसको 4 की टर्म्स में ही कर लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है। आइडेंटिटी क्या कहती है कि x4 + y4 + x² y²। दिस इज इक्वल्स टू x² + y²। इसकी पावर भी हाफ कर दो, इसकी भी पावर हाफ कर दो, इसकी भी पावर हाफ कर दो, xy। जो कॉम्पोजिट वाला है उसको एक बार प्लस एक बार माइनस में ले लो, पावर हाफ कर दी सबकी।
ठीक है, तो यानी कि ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस XY इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस XY दिख रहा है। ये 42 है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY इज इक्वल्स टू, माइनस वाला 3 गिवन है तो 42/3, ये 14 आ गया। ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं तो मेरे पास 2XY इक्वल टू 11 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, 4XY 22। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिखने में ना रन रेट देख के आप सोचेंगे कि एवरेज वगैरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, कहते हैं 15 ओवर में रन रेट यानी कि 3.6 था, यानी कि एक ओवर में 3.6 रन लग रहे थे। आप इसको एवरेज से रिलेट करोगे, डेविएशन करोगे, कुछ भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो टोटल 260 रन बना रहे हैं। पहले 15 ओवर में एक ओवर में 3.6 रन बनाए हैं। बाकी के 25 ओवर में पर ओवर अगर एक्स रन बना रहे तो एक्स बता दो। 5 2s 5 3s 2 18s 260 माइनस 18 इंटू 354 यानी कि 206 इज इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 206/25, दैट इज इक्वल्स टू 8.62 8.24। ऑलराइट, ओके, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है प्रोबेबिलिटी में। एक चीज़ होती है एंड, एक चीज़ होती है और। जब हम बोलते हैं ना और, यानी कि या तो ये काम हो रहा है या ये काम हो रहा है, तब हम कहते हैं प्रोबेबिलिटीज को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब मैंने बोला एंड का मतलब दोनों काम करने ही करने हैं, तो तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का काम करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दीपक ने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने, वैकेंसी है, इंटरव्यू में अपीयर हो रहे। दीपक के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो दीपक के ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 5/6। ब्रिजेश के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 2/7, तो उसके ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/7। क्वेश्चन है नन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, मतलब दीपक को भी सेलेक्ट नहीं करना, वो कह रहे हैं एंड ब्रिजेश को भी नहीं सेलेक्ट करना, दोनों को बाहर करवाना है। तो दीपक सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6, एंड है तो मल्टीप्लाई। ब्रिजेश के ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/7, तो आंसर हो गया 25/42। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा नहीं है स्पेस, यहीं पे बात करते हैं। होलोस्फीयर मुझे दिख गया क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले होलोस्फीयर की बात कर लेते हैं। होलोस्फीयर में क्या होता है, एक दोबारा बनाना पड़ेगा। ओके, होलोस्फीयर कैसा होता है, ये होता है और ये होता है, मतलब वो सॉलिड नहीं है, उसका एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। आई एम श्योर आपको पता ही होगा। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, 4/3 बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। ठीक है, अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी हम चीज़ कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं एक चीज़ को और उसको दूसरी चीज़ में बना दिया। यानी कि मेरे पास एक क्यूब था, मैंने उसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया। तो वॉल्यूम क्या है, ये चीज़ की सेम रह रही है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने एक क्यूब के अंदर पानी डाला, मैंने उसी पानी को ना सिलिंड्रिकल ग्लास में डाल दिया, तो पानी तो उतना ही रह रहा है ना, अनलेस अनटिल मैंने बाहर निकालने में गिरा दिया, तो वो वॉल्यूम सेम रहने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं होलोस्फेरिकल शेल ऑफ एक्सटर्नल रेडियस 9 और 6। इन क्वेश्चंस के अंदर ना आप देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल देती हूँ इसको, या सिली मिस्टेक्स बोल देते हैं जो करनी है, बच्चे कर देते हैं, नहीं करनी है आपको पेपर के अंदर। हेमिस्फीयर और स्फीयर की मिस्टेक नहीं करनी है, और रेडियस और डायमीटर की मिस्टेक नहीं करनी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ये दो बातें बहुत ध्यान रखना। होलोस्फेरिकल शेल है 4/3 पाई। पाई को लिखने की जरूरत नहीं होती है जब दोनों जगह पे पाई वाले कॉन्सेप्ट्स लग रहे हो। ठीक है, इधर भी पाई इधर भी पाई, बाद में कट करने से पहले पाई को पाई लिखा रहने दो। रेडियस 9 729 आर क्यूब माइनस 6 क्यूब। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इससे ना सॉलिड स्फेरिकल बलून्स बनाइए जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। 20% मटेरियल लूज हो गया प्रोसेस में, तो यानी कि 1/5 लूज हो गया, तो कितना कंज्यूम हुआ, 4/5। अब हाउ मेनी स्फेरिकल बॉल्स कैन बी, n स्फेरिकल बॉल्स, और एक स्फेरिकल बॉल है 4/3 पाई 27 की। तो 4, चलो इसको दूसरे कलर से करते हैं सॉल्व। 4/3 पाई यहाँ से गया और ये 4/3 पाई गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5/13 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू n इंटू 27। तो ये 9 से जाएगा, 9 5 से 45 57 9 3 सर 3 19 सर, तो n विल बी 76/5 विच इज गोइंग टू बी 15.2। तो मतलब 15 पूरी बॉल्स बन पाएंगी, तो आंसर हो गया 15।
क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं 4 इक्वल साइज मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स। ये एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, इसका एरिया है 3136। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊंगी आपको। वो कहते हैं सर्कमफ्रेंस निकालने एक प्लेट की, इसमें से उसने कहा इस तरह से, पार्डन माई ड्राइंग अगर वो अच्छी ना लगे तो, 4 सर्कुलर प्लेट्स निकाल दी हम लोगों ने, ठीक है। तो यानी कि ये एक प्लेट है, ये इसका आर है, ये इसका आर है, ये एक प्लेट है, ये इसका आर है, ये इसका आर है। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ दिख गई, 4R इक्वल टू ए, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर। अब 31/36 का किसी को रटा तो नहीं होगा, बट आपको ये पता है 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 60 का कितना होता है 3600। तो ये इन दोनों के बीच में है, और 6 यूनिट डिजिट किससे आता है 4 और 6 से। तो यानी यहाँ पे क्या हो सकता है 4 और 6, बट हमें ये पता होना चाहिए कि 55 का होता है। हम क्या कैसे निकालते हैं 55 का स्क्वायर, 5 का 25, और 5 के लिए हम क्या करते हैं 5 × 6 करते हैं 3025। तो ये इससे तो बड़ा है, तो यानी 4 हो सकता है यूनिट डिजिट नहीं, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 और 56। तो यानी कि हमारी साइड क्या है स्क्वायर की 56 है। तो यानी कि मेरा आर कितना आ गया 14 आ गया। नहीं है, एक्स्ट्रा स्लाइड यहीं पे करते हैं। क्वेश्चन कहता है, तो मैंने अभी क्या क्या निकाल लिया था हमने कि हमारी ए थी 56, तो हमारा आर आ गया था 14। आर अगर 14 है, उसने कहा सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट, ईच यानी एक के निकालने, तो क्या होगी 2πr, 2 × 22/7 × 14, 7 2s, 22 × 4 इक्वल टू 88। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। इन व्हाट टाइम, टाइम निकालना है, सम है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, 12% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि मैंने रेट को क्या कर दिया आधा कर दिया, ठीक है। और मुझे निकालने को वो क्या कह रहे हैं टाइम कह रहा है। तो पहले तो हम क्या लिख लेते हैं A/P लिख लेते हैं। देखो 297,754 डिवाइडेड बाय 250,000। मुझे क्या करना है ना, रेट 6 का मतलब क्या होता है 106/100। तो मुझे किसी तरह से विच इज इक्वल्स टू 53/50। तो मुझे इसको जो मेरा A/P है, मुझे इस A/P को ना इसकी कुछ nth पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो nth पावर आएगी ना वो क्या होंगी मेरी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स आ जाएंगी, और उन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से जो है हम टाइम निकाल सकते हैं। वो डायरेक्टली टाइम नहीं होंगी, यू हैव टू रिमेंबर दैट, बिकॉज इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल पर एनम वाला सिंपल केस नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से जाएगा 125,000 हो जाएगा, 2 1s 2 4s 2 8s 2 8s 2 7s 2 7s। अब देखो 7 यूनिट डिजिट, ये दिख रहा है आपको क्या आ रहा है 5 × 10 का क्यूब आ रहा है, 50 का क्यूब, तो ये पक्का 53 का क्यूब ही होगा। और वैसे भी आपको बताइए क्यूब में 3 का क्यूब करते हैं तो 7 यूनिट डिजिट मिलता है, 7 का क्यूब मिलता है करते हैं तो 3 यूनिट डिजिट मिलता है। तो दी ओनली पॉसिबल वे 7 यूनिट डिजिट मिले वो 3 के क्यूब, मतलब लास्ट यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए अगर क्यूब का यूनिट डिजिट 7 है। तो यानी कि ये क्या हो गया मेरे पास 53 का क्यूब, तो यानी कि ये मेरे पास आ गया 53/50 का क्यूब, यानी कि 3 कंपाउंडिंग्स। 3 कंपाउंडिंग्स कितनी है 1 कंपाउंडिंग 2 कंपाउंडिंग 3 कंपाउंडिंग, 6 मंथ्स 6 मंथ्स 6 मंथ्स। तो मेरा आंसर हो गया 1.5 years, ठीक है। तो हमारे सारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, यू कैन सी दैट। एंड मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है, ये मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, सिली मत करना, एंड इसका आंसर जो है आप प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया हो, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी टॉपिक समझना है मैथ्स में, कोई भी सजेशंस हैं, तो प्लीज़ पुट योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ गिव योर फीडबैक कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई वॉइस प्रॉब्लम थी, कोई स्पीड प्रॉब्लम थी, तो प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल वर्क ऑन दैट बिकॉज दिस माई फर्स्ट एवर वीडियो, ठीक है। एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब। एंड अब से जितने भी लाइव मॉक्स आया करेंगे किसी के भी, आई एम सॉरी आई एम लिटिल लेट, अगर ऑलिव बोर्ड का करवा पाती तो मैं वो भी करवाती, बट आई वॉज बिजी विद समथिंग। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक तो यहाँ पर आपको लाइव मॉक्स के सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं जो भी अपकमिंग लाइव मॉक्स होंगे, उसके अलावा आपको मैथ्स के, आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ डेली मॉक्स टाइप स्टार्ट करूँ, डेली कुछ अच्छे 25 क्वेश्चन। मैथ्स के जो निगलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं ना, निगलेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि अरे ये रिजल्ट पे तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं एसएससी,
ये वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन होते बहुत सिंपल है। उनको जैसे मैंने आज प्राइम वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना फैक्टराइजेशन के थ्रू, वैसे ही खोल खोल के बहुत ईजिली बताया जाएगा। अच्छे अच्छे मैथ्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मैथ्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। वी विल डू समथिंग अबाउट जीएस एंड इंग्लिश एज वेल, बट मैथ्स फिलहाल मेरी प्रायोरिटी है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स जिसका अच्छा नहीं होता उसका पूरा पेपर बिगड़ जाता है। जीएस इंग्लिश तो एडिशनल है ना, बहुत सारे लोग तो रटने मार लेते हैं, जीएस में मार्क्स आ जाते हैं, बट ये हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए मैथ्स। तो मैथ्स में जो आपको बहुत अच्छा करना है, बहुत इजीली जो है ना आप मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 एंड 90 आउट ऑफ 90 स्कोर कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है ना, आप इनफ मॉक टेस्ट वगैरह करते हैं। बाकी इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियो आएगी वो आएगी हाउ टू अटेम्प्ट मॉक पे, मॉक एनालिसिस पे, एंड मॉक में जो मिस्टेक्स होते हैं उनको रिवाइज कैसे करना है। मॉक एनालिसिस नोटबुक तो आपने हर जगह वर्ड सुने ही होंगे, तो आज मैं जो है इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि करना क्या है मॉक एनालिसिस नोटबुक का। अगली 2 से 3 वीडियो मॉक्स के ऊपर आने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसको, लाइक करो इस वीडियो का, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल, ताकि जो आज का मॉक था उसको आप बहुत अच्छे से पूरा रिविजन हो जाए आपके सारे कॉन्सेप्ट्स की जब आप इस वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगेन प्लीज़ पुट योर फीडबैक इन द कॉमेंट बॉक्स।